आज हम करने जा रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति रहे 10 साल तक श्री हामिद अंसारी जी। उन साहब आपने आपको तो बहुत अनुभव रहा है, वो ईरान में तैनात थे, तब भी शायद आप उधर RW की तरफ से आप उधर एम्बेसी में थे और भी आपकी काफी उनके बारे में जानकारी है। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, आपके क्या अनुभव है? देखो जी, मैं बहुत से लोगों के बारे में जानता हूँ जिनका देश के खिलाफ जिनको नफरत है, और सबसे ऊपर नाम आता है हमीद अंसारी का। हमीद अंसारी इंडिया के 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, लेकिन तब तक गवर्नमेंट चेंज हो गई, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी और प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। लेकिन उस टाइम पे एक जो यूएस के प्रेसिडेंट आए ओबामा इंडिया के अंदर, उस टाइम पे अंसारी ने हमारे फ्लैग को सैल्यूट करने से मना कर दिया, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत सी चीजें देखी, तो मैंने उस टाइम पे ट्वीट किया था अंसारी के बारे में, अंसारी की रेडिटी के बारे में, और उस ट्वीट पे बहुत से वीडियोस भी बने बाद में। आज हम बात करेंगे अंसारी की, जिस आदमी को इंडिया ने पाला पोसा, जिस आदमी को 2 बार यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनाया, 10 साल तक उसको इतनी अहमियत दी, जो बहुत सी कंट्री पे इंडिया का एम्बेसडर था। ईरान में पोस्टेड था तो मैं उसके साथ था वहां पे। मैं फरवरी 1991 के अंदर ईरान के अंदर गया था, तो अंसारी उस टाइम पे वहां पे एम्बेसडर थे, 2 महीने पहले आए होंगे। सब कुछ ठीक चलता रहा, बड़े शरीफ आदमी लगते थे। लेकिन जब वहां पे एक आदमी का किडनैपिंग हुई, उसका नाम था संदीप कपूर, वो दिल्ली से आया था, एम्बेसी में काम करता था, MBA का एम्प्लॉय था, और उसको किडनैप कर लिया। तो शोर मच गया कि एक आदमी को किडनैप कर लिया है। वो जब वहां पे उनके मेहराब एयरपोर्ट पे पहुंच लैंड किया, तो किसी को लगा कि शायद कुछ हरकत होगी, तो अंसारी ने इमीडिएटली रिपोर्ट भेज दी कि ये इसको अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ा गया, उसको ढूंढ रहे हैं पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, और इसके खिलाफ चार्ज लगाया कि ये किसी की लड़की से इन्वॉल्व था। बात आई गई, लेकिन उसके बाद मेरा एक सोर्स था जो वहां पे पोस्टेड था इनके कस्टम के ऑफिस के ऊपर, वो मेरे पास आया एम्बेसी के अंदर, नॉर्मल कोर्स में आया, अपनी लड़की के वीजा वगैरह के लिए आया, क्योंकि मैंने उसकी हेल्प की थी। जब वो मैं ईरान के अंदर गया तो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, वाइफ थी मेरी, हमारे पास बहुत सा सामान था, क्योंकि एक आदमी के पास 80 किलोग्राम की परमिशन होती है, तो ट्रॉली भी थी, छोटे बच्चों को भी संभालने। उस आदमी ने हेल्प की कि आप यू आर इंडियन डिप्लोमेट, मैंने कहा यस, तो उसने मेरे को वहां पे हेल्प की, सब कुछ किया। तो उसके बाद कहता मेरा काम है, मैंने कहा ये, मैंने उसको एक स्टूडेंट वीजा दिया जो उसकी लड़की को चाहिए था, डॉक्यूमेंट्स थे, तो मैंने वीजा दे दिया उनको। जब संदीप कपूर पकड़ा गया, या उसको पता नहीं चला कहाँ पे, तो वो मेरे पास आया कि इसको तो यहाँ की इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया है। मैंने खबर दे दी, एम्बेसडर के पास भी खबर चली गई, लेकिन एम्बेसडर ने उस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 2 दिन के बाद एक फोन आया कि एक आदमी पड़ा हुआ है आपके हाईवे के ऊपर, वो बुरी हालत में, इंडियन लगता है, तो आप देखिए। हमारे लोग गए, उसको पकड़ा, तो देखा संदीप कपूर, तो देखा वो चल नहीं पा रहा था। फिर हमने जब इंक्वायरी की तो ये पता चला, मुझे सोर्सेस ने बताया कि इसको कोई ड्रग्स दे दिए उन्होंने, जिसकी वजह से अपनी पुरानी बातें सारी भूल गया। लेकिन हमीद अंसारी ने उसके बारे में लिखा कि ये लड़कियों के अंदर इन्वॉल्व था, और इसलिए उसको वहां की इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया। बात आई गई, खत्म हो गई सारा कुछ। लेकिन उसके बाद 2 महीने के बाद एक और इंसिडेंट हुई, यानी 3-4 महीने के बाद हुई। एक DB माथुर, जो पासपोर्ट की सीट को देखा करता था, रॉक ऑफिसर था, वो एम्बेसी से घर से एम्बेसी आ रहा था, पैदल आ रहा था, क्योंकि पास एम्बेसी थी, लेकिन एम्बेसी में पहुंचा नहीं। हड़कंप मच गया, लोग लाइनों में खड़े हो गए कि हमारे पासपोर्ट का रिन्यूअल है। ढूंढने की कोशिश की गई, सारे हॉस्पिटल चेक कर दिए गए, सारे पुलिस स्टेशन पे चेकिंग कर दी गई, उसका कोई पता नहीं चला। रास्ता भी चेक कर दिया, कोई पता नहीं चला। 1 दिन तक कुछ नहीं हुआ, सेकंड डे फिर कुछ उसका पता नहीं था। तो यहाँ पे घबराहट होनी शुरू हो गई, और अंसारी को कोई चिंता नहीं थी। उसके बाद 3rd डे वहां पे सारी लेडीज आ गई, सबको बुलाया हमने कि आप आओ, आपके भी हस्बैंड को किडनैप किया जा सकता है, आप आइए। और सब लेडीज इकट्ठी हो गई, जिसकी वाइफ वगैरह थी। और इन द मीन टाइम मैं वहां से निकल गया, और निकल के मैंने जाकर के एक आदमी को पकड़ा जो मेरा सोर्स था, करेक्शन था, उसके साथ मैंने अपना रूप चेंज किया, यानी कि शर्ट चेंज कर ली, और फिर दाढ़ी वाड़ी लगा ली, उसके चला गया। मैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, पोस्ट ऑफिस से मैंने फोन किया, अपने दोस्त को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे एक आदमी किडनैप कर लिया गया है, और तुम जाओ अटल बिहारी वाजपेयी को बता दो। दोस्त का नाम था RK यादव, जो पहले हमारे ऑफिस में मेरा कुलीग था, दोस्त भी था अच्छा। तो उसने अटल बिहारी वाजपेयी से नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट मांगी, उससे सुबह जाकर मिला कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो अंसारी तो वाजपेयी ने कहा कि अंसारी तो शरीफ आदमी है, जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो मेरा प्रोटोकॉल ऑफिसर था। तो उसने कहा जी अच्छा, वो शरीफ होगा, लेकिन आप उससे पूछो तो सही, वहां के एम्बेसडर से तो पूछो, या अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछो क्या बात है। तो अल्टीमेटली अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव को फोन लगा दिया और कहा कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुई है, इसको देखो। और इन द मीन टाइम वहां पे लेडीज ने डेमोन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दी थी, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन थी,
और लेकिन जो माथुर की वाइफ थी, मैं एम्बेसी में पहुंच करके उससे कहा कि आप जाओ इसको गाली दे दो। उसके कमरे में गई अब आपके अंसारी के, और जाके उसको माँ बहन की गाली दे दी, क्योंकि अंसारी कोई काम नहीं कर रहा था, कोई कोशिश नहीं कर रहा था उसको छुड़वाने की। उसको माँ बहन की गाली दे दी। अंसारी फटाफट भाग करके गया फॉरेन ऑफिस के अंदर, और तब तक वहां पे नरसिम्हा राव का भी फोन आ गया था, और रात को जाकर के उसको 3 बजे माथुर को छुड़वा के ले आए। लेकिन माथुर से पूछा गया, मैं भी उस एम्बेसी में पहुंच गया, पूछा गया कि क्या हुआ। कहते मेरे को ऐसे किडनैप करके ले गए, वहां की जो एल्फिस प्रिजन है, जो सबसे खतरनाक प्रिजन है, वहां पे रखा गया। थोड़ा बहुत पीटा उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ मेरे को ज्यादा टॉर्चर नहीं किया, और ये कहा पाकिस्तान में होते तुम्हारा बहुत बुरा हाल होता है। एक्चुअली उसको फारसी भी आती थी, उसको रिपेट्रिएट कर दिया गया, लेकिन उसको जाते जाते मुझे बता गया कि तुम्हारा नंबर आने वाला है, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। मैंने कोई बात नहीं, मैं डिप्लोमेट हूं, मैं देख लूंगा जैसा भी होगा। लेकिन मैंने प्रिकॉशन लेनी शुरू कर दी, अपने घर वालों को बता दिया कि ऐसी बात हो तो फलाने फलाने फोन नंबर है, ये प्रेस वालों के हैं, ये पॉलिटिशियन के हैं, मेरे दोस्तों के, इमीडिएटली फोन कर देना अगर कोई थोड़ी सी इंसिडेंट हो, क्योंकि ताकि सारा का सारा जो चीज है न्यूज़पेपर में आ जाएगा। कुछ महीने तक शांति रही, फिर उसके बाद क्या, लेकिन मैंने अपना ख्याल करना शुरू कर दिया। जैसे मैं घर से निकलता था तो हमारा एक ग्रुप होता था, गाड़ी रखी नहीं थी क्योंकि गाड़ी की जरूरत नहीं थी, वहां पे टैक्सी आपको चीप मिल जाती थी, और पैदल अच्छा था, पैदल जाते थे। तो हमारे आसपास जितने भी लोग थे एम्बेसी के, इकट्ठे जाते थे, एक टैक्सी लेके आता था, टैक्सी लेके सबको भिड़ा के चले जाते थे, कुछ वजह से चलते थे। फिर अगर मैं पैदल जा रहा हूँ तो मैं देखता था कि पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही, मेरे कान पीछे होते थे, और अगर गाड़ी की आवाज आती थी तो मैं जो गाड़ी खड़ी होती है उनके साथ जाकर के चला जाता था। मुझे पता मेरे घर के आसपास उठाएंगे नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ ऊपर खड़ी होती थी, एक 50 मीटर का रास्ता है जहाँ पे वाइफ देख सकती थी, वहां से तो उठाएंगे नहीं। फिर जब मैं बाहर निकलता था फैमिली के साथ, ये भी था कि ईरानियों को इतनी तमीज तो है कि आपको फैमिली के सामने डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके 2 तरीके थे मारने के, या तो गाड़ी मारेंगे या आपको अकेले सुनसान जगह से उठा के ले जाएंगे। चलता रहा। फिर जब मैसेज से निकलता तो घर पे फोन कर देता था कि मैं आ रहा हूँ। ये बताया था वाइफ को कि 15 मिनट से 16 मिनट हो जाए तो आप एक इंक्वायरी करनी शुरू कर देना, और हो तो जो प्रेस वाले हैं या जो बैठे हैं बहरीन के अंदर उनको फोन कर देना, या जो मेरे ऑफिस को फोन मत करना, मेरे ऑफिस वाले तो ख्याल रखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा उस टाइम पे जो चीफ था वो भी आपका आंध्रा से था, लेकिन बहुत कमजोर आदमी था। पीवी उसका नाम था नरसिम्हा राव, उसका नाम भी था नरसिम्हा, एन नरसिम्हा। उसके बाद कुछ महीने के बाद ऐसा हुआ कि एक मोहम्मद उमर जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था, उसको उठा के ले गए, और उसने आकर जब सारी इंफॉर्मेशन दी इसको अंसारी को, तो अंसारी ने मेरे को इंक्वायरी के लिए भेजा। मैं गया उसके पास मिलने गया, उस टाइम पे अंसारी के घर में पोस्टेड था, तो उससे बात की। उसने कहा भी ऐसा है कि मेरे को ऐसे ऐसे उठा के ले गए, तो ऐसे ऐसे मेरे को 2-3 घंटे रखा, 2-3 थप्पड़ मारे, लेकिन फिर छोड़ दिया। तो मैंने जब इंफॉर्मेशन दी अंसारी को, मेरे बॉस को इंफॉर्मेशन दी, तो बॉस ने अंसारी को पास की इंफॉर्मेशन। तो अंसारी कहता है इसके बाद खिलाफ रिपोर्ट बनाओ कि ये पाकिस्तान इनके लिए काम कर रहा था, ईरानियों के लिए काम कर रहा था। मैंने कहा तो काम कर नहीं रहा था। कहता एम्बेसडर चाहता आप करिए उसके ऊपर, उसी के हिसाब से रिपोर्ट बनाइए। मैंने कहा मैं ऐसी रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा, मैं झूठी रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा जो उखाड़ना है उखाड़ ले मेरा, मैं देश के खिलाफ काम नहीं करूंगा। अल्टीमेटली मोहम्मद उमर को वापस भेज दिया गया, क्योंकि अच्छा लड़का था, शरीफ आदमी था। मैंने कहा भाई ऐसा है तुम जाओ, और मैं तुम्हारे खिलाफ कोई उल्टी रिपोर्ट बनने नहीं दूंगा। उसके कुछ महीने के बाद हमारे जो स्टेशन चीफ थे पी वेणुगोपाल, वो कहीं घूमने चले गए थे तेहरान के बाहर। उनको वहां पे ईरानियन इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया, होटल के रूम के अंदर उनको पकड़ लिया, और उनको थोड़ा सा एक तो मिसट्रीट किया। उन्होंने जाकर के अंसारी को खबर दी, अंसारी ने उनके खिलाफ कहा कि ठीक है मैं देख लूंगा। अंसारी ने उसी टाइम पे एक रिपोर्ट दे दी प्राइम मिनिस्टर को पी वेणुगोपाल के खिलाफ। मुझे बताया नहीं था, जो उनका पीए था उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, और इवन जो वहां पे साइफर के लोग थे उन्होंने बताया कि तुम्हारा बॉस तो क्या। मेरे अच्छे रिलेशन थे पूरी एम्बेसी के साथ, अच्छा मैं सब ट्रीटमेंट था हमारा। तो मैंने जब कमरे में गया तो उसके बाद मुझे मेरे बॉस ने बुलाया, कहते ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा सर एक बार बताइए, आपको आपने दिल्ली क्यों नहीं बताया? पहले आपकी ड्यूटी बनती थी दिल्ली बताना, आप अंसारी को आपने पहले क्यों बता दिया? अंसारी तो आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखेगा। कहता ही हैज अश्योर्ड मी कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा, प्रॉपर रिपोर्ट देगा। और मैंने कहा जी आप भूल जाइए, ही इज स्नेक इन द ग्रास। उसके बाद मेरा बॉस चला गया अंसारी के पास, अंसारी ने रिपोर्ट देने से मना कर दिया, दिखाने से मना कर दिया। मैंने कहा दिखाएगा भी तो पहला पैरा चेंज कर देगा, दूसरा पैरा चेंज कर देगा, बीच में तो सारा मटेरियल सेम ही है। अल्टीमेटली दिल्ली से मैसेज आ गया कि आपको वापस आना है, आपको रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि
पीएम से मैसेज आ गया कि आपको रिकॉल किया जाए। मैंने कहा सर आपको कहा था ना, वो कहा ये भी कहा उन्होंने, आपने हमें क्यों नहीं बताया। अल्टीमेटली उस हमारे ऑफिसर को वापस बुला लिया गया, मतलब हमारा स्टेशन काफी डिस्टर्ब हो गया। चीफ निकल गया, बाकी भी एक लड़का निकल गया और हमारे पे भी रखा था। उसी टाइम पे हमारे एक सीनियर ऑफिसर दिल्ली से है जिनका नाम केकी था, कोड नेम की बात बता रहा हूँ, पारसी थे। उन्होंने सारी बात की, पूछताछ की सारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मेरे से बात की उनकी। तो बात करते करते फिर ऐसा हुआ कि वो चले गए, सारा कुछ उन्होंने देखा कि अपना काम बंद कर दिया, हमने सारा काम बंद कर दिया। और मैं देखता हूँ कई बार टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, उसके अंदर कह दिया कि अंसारी ने ऐसा किया और रॉ के सारा का सारा डिपार्टमेंट बर्बाद कर दिया। बेसिकली झूठी बातें करते कि रॉ के 300 एजेंट पकड़ लिए। 300 एजेंट तो थे भी नहीं हमारे वहां पे। और हमारा क्या होता है कि अगर हमारा एक सोर्स पकड़ा जाता है तो हमारा एक कोर्ट जब चला जाता है कि आप चुप बैठ जाओ, छुप जाओ, हम काम करना बंद कर देते हैं। तो ये झूठी छोटी बातें चलती है और वो लोग बातें चलाते हैं जिनको पता कुछ नहीं है। एक आदमी तो ये भी कहता है, जर्नलिस्ट है, बड़ा प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, वो कहता है ये आईबी के लोग थे, ये आईबी के लोग वहां पोस्टेड थे। भाई आईबी फॉरवर्ड पोस्टेड नहीं होते, रॉ के लोग पोस्टेड होते हैं। और जो कहता है 300 पकड़े गए, उसको रॉ से लेना देना कुछ नहीं है। हमें पता है कितने लोग पकड़े गए। हम अपने लोगों को ऐसे नहीं है कि बिखरे हुए पड़े सबको पकड़ के जाके पकड़ लो। एक हमारा सोर्स पकड़ा गया था जो डीबी माथुर को इंफॉर्मेशन देता था, बाकी जैसे पकड़ा गया हमने इसी टाइम में सबको साइलेंस कर दिया, कनेक्शन तोड़ दिया। और हमारा अगर हम पूरी टीम है, पूरी टीम को दूसरे सोर्सेस का नहीं पता होता, क्या उसका नाम है, क्या उसकी लोकेशन है, क्या उसका कोड वर्ड है, क्या उसका फोन नंबर है। ये पूरे के पूरे तरीके से काम किया जाता है। अल्टीमेटली जो पी वेणुगोपाल है उनको वापस बुला लिया गया। उसके बाद एक खबर ये भी आई, दिल्ली से बुलाया गया कि आप आइए, आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है, आपसे कुछ बातें करनी है। मैंने फरवरी के अंदर जाना था 1993 में दिल्ली होमली पे, वहां से ऑर्डर आ गया अब जल्दी आइए। मैं चला गया जल्दी फैमिली के साथ होमली पे, वोट कर ली, पीछे जल्दी चला गया तो मुझे वहां पे कहा कि भाई ऐसा है कि अंसारी ने यहाँ पे रिपोर्ट लिखी है कि आप रॉ के यूनिट को बंद करो। मैंने कहा क्यों सर? वो कहते हैं आपका यूनिट एक्सपोज हो चुका है। मैं कहा सर एक्सपोज किसने किया? एक्सपोज तो अंसारी ने किया, किसको? एक कौम का जो सोर्स था उसकी खबर देते थे, इसको दिखाते, जबकि मैंने बॉस को मना किया इसको क्यों ऐसी खबर दिखाते, तो मुस्लिम है, इस्लामिस्ट है। लेकिन बॉस की गलती थी, इसको कौम एक रिलीजियस जगह है ईरान के अंदर, वहां के आप सोर्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हो। हमारा ड्यूटी होती है कि हम उसके एम्बेसडर को ब्रीफ करें पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, बाकी हमारा जो ऑपरेशन है उसके बारे में कोई ब्रीफिंग देनी चाहिए और ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो किसी मुस्लिम के बारे में हो। उसने वो इन्फॉर्मेशन पास कर दी होगी, इसीलिए उस आदमी को उठा के लेकर माथुर को। तो वो कहते भाई ऐसा है कि मैंने कहा जी वहां पे 4 लोग किडनैप हुए। पहला था संदीप कपूर, दूसरा था डीबी माथुर जो हमारा था, तीसरा था मोहम्मद उमर जो एमईए का था, चौथा था हमारा बॉस पी वेणुगोपाल। तो 2 पकड़े गए। मैं कहा जी वहां एचओसी है, उसको रास्ते में पकड़ के ले गए थे। वहां पे नेवल अटैची को डिस्टर्ब किया रास्ते के अंदर। फिर मैंने कहा अम्बेसडर का अपना लड़का 2 बार पकड़ा गया, कोई लड़कियों के साथ घूमता था वहां पे, और कोई लड़की के साथ घूमे तो उसको तो छोड़ते ही नहीं है ईरानी। आप देखते हैं ईरान कितना सख्त कंट्री है। फिर मैंने कहा जी एक और आदमी वहां पकड़ा गया था, उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दी। फिर मैंने कहा जो लोकल्स थे जो काम करते हैं उनको वहां के इंटेलिजेंस के लोग पूछते हैं कि आप बताओ इन्फॉर्मेशन कौन कौन रॉ का आदमी है। मैंने कहा अम्बेसडर ने इन पे कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैंने एक और बात बताई उनको, मैंने कहा अम्बेसडर की गाड़ी पे के जीपीएस लगाने के चक्कर में थे, अम्बेसडर ने एक सर्कुलर पास किया था कि अपनी गाड़ियां एम्बेसी के अंदर खड़ी करो, बाहर मत खड़ी करो। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं बताया अम्बेसडर ने? तो मैंने उनको पूरी रिपोर्ट तैयार करके दी। फिर उन्होंने कहा कि आपने हमारे डिपार्टमेंट हमें बचा लिया है, हमारा स्टेशन बंद नहीं होगा, अब मैं एश्योरेंस देता हूँ। वो रिपोर्ट भेज दी गई। फिर एक और रिपोर्ट भेज दी गई हमारे चीफ को मेरे बारे में कि ऐसे ऐसे हुआ, इसने सारा इन्फॉर्मेशन दी है, इसको रिवार्ड दो। और एक्चुअली जब मैं ईरान में गया था मेरी 2 डायरेक्ट पोस्टिंग थी, ईरान के बाद मुझे डायरेक्ट पोस्टिंग मिलनी थी, लेकिन हमारा जो चीफ था कमजोर था, उसने मुझे बुला तो लिया जल्दी, लेकिन मेरी जो नेक्स्ट पोस्टिंग थी उसको कैंसिल कर दिया। ये भी लिखा गया उसके अंदर कि आप इसको रिवार्ड दो, रिवार्ड नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहाँ रिवार्ड देने का प्रोविजन नहीं है। रिवार्ड दिया जाता है चमचे वालों को, बाकी काम करने वाले को रिवार्ड नहीं दिया जाता। मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, मैं बहुत से आपको इंसिडेंट बताऊंगा जहां पे लोगों ने काम किया है, बड़े बड़े काम किया है, रिवार्ड उनको नहीं मिला, रिवार्ड मिलता है चमचों को। ये रॉ के अंदर भी ऐसा चलता है। मैं आज बड़े जोर से कहना चाहता हूँ, और स्पेशली मेरी जान को खतरा था, जान को खतरे के चक्कर में जल्दी बुलाया गया वहां से, लेकिन ना रिवार्ड दिया गया बल्कि पनिशमेंट दे दी गई, मैं जल्दी बुला लिया वहां से। और साथ में डायरेक्ट पोस्टिंग का जो प्रोविजन था वो मेरे लिए स्पेशली रखा गया था, वो भी नहीं दिया मेरे काम की वजह से। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहां तक नहीं आपके हमीद अंसारी रुके ना, तो हमीद अंसारी से पहले ना उनके बाद किसी भी आदमी को एम्बेसी के अंदर किडनैप नहीं किया गया।
एक एम्बेसडर की ड्यूटी होती है, एम्बेसी के स्टाफ है उसकी प्रोटेक्शन दी जाए, साथ में जो लोकल इंडियंस है उनको प्रोटेक्शन दी जाए। फिर यहाँ करप्शन चल रही थी। अंसारी ने क्या किया, अपना घर जो इसका एक पॉश लोकेलिटी में था जहां पे किंग का महल है वहां पे था, उसको शिफ्ट कर लिया एक ऐसी जगह में जहां पे पानी का कनेक्शन भी नहीं था। घर बड़ा था लेकिन जंगल की जगह पे घर था और वहां पे घर शिफ्ट कर लिया। $10,000 का घर था वो पर मंथ का, और 3 महीने का उन्होंने वहां पे कमीशन ली कि उसको कमीशन देनी है। भाई कमीशन दोगे तो चेक से काम होगा, चेक नहीं दिया, कैश दे दिया अंसारी ने अपने पास $30,000। फिर दूसरी बात क्या की, कहता है उसको 2 महीने का एडवांस देना है $10,000 का, वो भी अपनी जेब में रख लिया क्योंकि उसकी उन्होंने कोई रसीद नहीं दी। उसके बाद उस आदमी को पैसे मिलने शुरू हुए। एक और काम हुआ, वहां पे एक धंधा चलता था, वो धंधा चलता था आपका स्टूडेंट वीजा का, क्योंकि लोग अप्रोच किए, जैसे मैंने आपका एक सोर्स बनाया था जिसकी लड़की को मैंने स्टूडेंट वीजा दिलवाया था, और वो उसी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी जब संदीप कपूर को किडनैप किया गया था। तो उसके बाद एक यहाँ पे एक हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी थे वहां पे एम्बेसी के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, वो स्टूडेंट वीजा के केस भेजा करते थे हफ्ते में 3-4। हमें पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम इनको बताया कि भाई यहाँ पे तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो भी नकली डॉक्यूमेंट है, फोटोकॉपी भेज के डॉक्यूमेंट दे देते हैं और इनको जो वीजा देते हैं उस पर पैसे देते हैं लोग। तो एम्बेसडर ने कोई एक्शन नहीं लिया, और जो आदमी हमें डॉक्यूमेंट भेजता था उसका नाम था यूए उस्मानी, फर्स्ट सेक्रेटरी था वहां पे। तो एम्बेसडर ने कहा मेरे बॉस को कि एक्चुअली ये लाइसेंस का काम करता है क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज था, तो उसको परमिशन दी जाए। अल्टीमेटली मैंने जो डॉक्यूमेंट आते थे, लेकिन हम किसी को लोकल काम करते हैं, हम आपको उसको हेरा फेरी करने की परमिशन तो नहीं देंगे। मैंने अल्टीमेटली क्या किया, जो भी केस आते थे उनको भेज दिया लोकल यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ कर्नाटका में थी, कुछ थी आंध्र प्रदेश के अंदर, कि ये वीजा है कि आपने रिकमेंड किया इसको, इस आदमी के लिए वीजा देने के। वहां से ऑर्डर आ गया नो, और अल्टीमेटली उसको बंद करना पड़ा अंसारी को, यानी कि वहां भी पैसे कमाए जाते थे। ये काम करते हैं हमारे अंसारी साहब ने काम किया। और मुझे इन चीजों को ये हाँ जी, एक बात है कि आपने जो सफिशिएंटली जो इन्होंने जो भी वहां पर काम किया, किस प्रकार से हमारे लोगों को भी इन्होंने एक्सपोज भी किया और मदद नहीं की जब वो उनको ईरानियन रिजीम ने जो है उठाया या उनको टॉर्मेंट जो है वो तंग किया। तो ये सारी रिपोर्ट यहाँ पर जो अपना हेडक्वार्टर्स है वहाँ तक आपने दी होगी, ये बात तो बड़ी सही है ना, और इनकी फाइल भी वहाँ पर इनके बारे में इनके जो इन्होंने कारगुजारी की है वो बनी होगी। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो हमारे व्यूअर्स के भी दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा कि भाई इनको 2007 में फिर भारत का उपराष्ट्रपति क्यों बना दिया गया। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जो खबरें ऐसी जाती हैं तो एक एमबीए में एक ऑफिसर होता है JS प्लस, जो सिक्योरिटी का काम देखता है। पहले ये जो सीट थी वो रॉ के पास होती थी, लेकिन MK नारायणन जो आईबी के चीफ थे उस टाइम पे, उन्होंने रतन सहगल नाम का आदमी जो बहुत क्लोज था राजीव गांधी के, उसको बना दिया JS प्लस, राजीव गांधी की परमिशन लेकर के, राजीव गांधी की अप्रूवल से, जिसको रॉ को नुकसान हुआ। और वो आदमी बाद में पकड़ा गया था CIA को रिपोर्ट देते हुए, CIA को इंफॉर्मेशन देते हुए, तब वो एडिशनल सेक्रेटरी था वहां पे, ये बात की बात है। तो वो आदमी को रिपोर्ट जाती थी, वो भी इसके ऊपर मोहर लगा देता था जो भी अंसारी की रिपोर्ट होती थी। और जैसे मैंने कहा, हमारा जो उस टाइम पे रॉ का चीफ था नरसिम्हा राव, वो बहुत कमजोर आदमी था, वो अपनी गद्दी बचाने में लगा रहता था, उसको कोई लेना देना नहीं था। और तभी तो उसने मुझे पनिशमेंट दी, यानी कि रिवार्ड देने के बजाय मेरे को पनिशमेंट दे दी, मुझे वापस बुला लिया और साथ में ये भी कह दिया कि आप नेक्स्ट पोस्टिंग नहीं जाओगे। मैं बाद में गया उसके जाने के बाद पोस्टिंग में। हम जब फॉरेन जाते हैं तो इसलिए जाते हैं ना कि हमारे को काम का क्रेडिट मिले। और आप जो बात करते हैं ना, एक्चुअली क्या है, अगर आप आज कांग्रेस की हिस्ट्री देखो, कांग्रेस ऐसे लोगों को प्रमोट करती है, ऐसों को प्रमोशन देती है। स्पेशली ये पॉलिसी है सोनिया गांधी की। बहुत से इंसिडेंट बता सकता हूँ इस टाइम पे, नरसिम्हा राव के इंसिडेंट बता सकता हूँ। आपको याद होगा 1993 में मुंबई के अंदर ब्लास्ट हुआ था और उसके अंदर एक रिपोर्ट दी गई थी, उस पुराने जो वहां पे होम सेक्रेटरी थे, रिपोर्ट दे दी, सबका नाम दे दिया, लेकिन बाद में सोनिया गांधी का फोन गया कि आप नाम निकाल दो, तो उसने नाम निकाल दिए, क्योंकि सारे के सारे जो इन्वॉल्व थे इसके अंदर, उसने कहा था 3 लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो पुलिस इन्वॉल्व है, एक अंडरवर्ल्ड लोग इन्वॉल्व है, एक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है।
जो पॉलिटिशियन थे उनके नाम निकाल दिए गए सोनिया गांधी के कहने पे। और कांग्रेस को ऐसे लोग पसंद है, सोनिया गांधी को ऐसे लोग पसंद है, राहुल गांधी को सोच लीजिए, सुन लीजिएगा। और उसके बाद इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और स्पेशली जो रतन सहगल है वो एम्बेसी में आते थे उस टाइम पे, और एम्बेसी में आके कुछ काम इनके खिलाफ करने के बजाय हमको धमकाते थे, मेरे को धमकाते थे। और मुझे कहा भी उस टाइम पे नेवल अटैची है कि वापस बुला लेगी। मैं कहा भाई मैं वीजा के पैसे नहीं खाता, मैं पासपोर्ट के पैसे नहीं खाता, मुझे बुला के दिखा दे। तो मुझे अंसारी की वजह से वापस नहीं आना पड़ा। और बाद में जो रतन सहगल है वो पकड़ा गया था, उसके बारे में रिपोर्ट बनाई गया वीडियो, वो पकड़ा गया था आपको सीआईए को डॉक्यूमेंट पास करते हुए स्पेशल। और ये वो आदमी है जिसने आपके इंजन का काम था, जो हमारा एक साइंटिस्ट को पकड़ा गया था नंबी नारायण, उसको भी इन्वॉल्व कराने के लिए रतन सहगल का नाम था। और जब पकड़ा गया तो सोनिया गांधी का फोन आ गया था उस टाइम पे आईबीए के चीफ के पास कि आप इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दिया गया, माफ कर दिया गया। उसके बाद ये आदमी को सीआईए अपने यूएस के अंदर ले गया और उनको ग्रीन कार्ड दे दिया था। अब जब अंसारी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया इनको, उसके बाद 2009 में, जनवरी 2009 में चिदम्बरम का एक प्राइवेट सेक्रेटरी, जब उसका जो सिक्योरिटी एडवाइजर था केसी वर्मा, उसको रॉ का चीफ बना दिया गया। और जब केसी वर्मा रॉ का चीफ बना तो अंसारी को उसने बुलाया रॉ के अंदर कि आप आइए और लेक्चर दीजिए। जब रॉ का रेजिंग डे था 31 सितंबर 2009 को, उसने वहां पे स्पीच दी और रॉ को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि रॉ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब रॉ के बारे में सब एमपीज को इंफॉर्मेशन दें कि रॉ क्या क्या काम करता है। रॉ को हरासमेंट हुई, लेकिन एक और केस चल रहा था उस टाइम पे फेक करेंसी का, इसको कवर करने के लिए शायद बुलाया गया था उसको। और जब अंसारी वाइस प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम पे इनके साथ वहां पे आते थे बहुत से पाकिस्तानी, इनके घर में ठहरा करते थे और घर में ठहरने के साथ इनको फ्री एक्सेस था। और जब रॉ के चीफ ने इनको बुला लिया तो इसका मतलब है कि इनको क्लियर चिट दे दी गई है कि इनके कोई बात नहीं रखेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो सारा का सारा धंधा चल रहा था ऊपर से नीचे तक। और कितना नुकसान पहुंचाया अंसारी ने। जब अंसारी ईरान के अंदर पोस्टेड थे तो वहां से पाकिस्तान जाया करते थे, और जब उससे पहले ये अफगानिस्तान में पोस्टेड थे तब भी पाकिस्तान जाया करते थे, लेकिन इंडिया से पाकिस्तान नहीं जाते थे। जब वाइस प्रेसिडेंट बने, 2 टेन्योर के अंदर वाइस प्रेसिडेंट, तो इनके घर में पाकिस्तानी आके ठहरा करते थे। आईएसए के लोग हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए कौन कौन से लोग थे जो अंसारी के घर में आके ठहरा करते थे और क्या क्या बात होती थी। इसके बारे में आज भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो बात है कि हम पुरानी खबरें या उधेड़ने का पर्पज नहीं बनता, लेकिन गवर्नमेंट के पास खबर तो होनी चाहिए कौन कौन से लोग थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है ऐसे के लोग आते थे या कुछ पाकिस्तानी आते थे, उनको फ्री एक्सेस तक, कहीं भी जाओ कहीं भी काम करो। तो आप इन्होंने देश को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन मुझे उस टाइम पे नफरत इस आदमी से तब हुई जब इस आदमी ने हमारे झंडे को सैल्यूट करने से मना कर दिया। जब हम यहाँ पे फॉरेन के डिग्नेटरी आए थे, यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट आए थे ओबामा, तब मैंने ट्वीट किया था। तो ये है हमारे देश के महाभक्त, और आज भी ये देश को गालियां देते हैं। इतना कुछ दे दिया, 3-4 कंट्री के अंदर ये एम्बेसडर थे। उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट रहे 10 साल तक, क्योंकि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। अगर वहां पे आते नहीं, बीजेपी नहीं आती, तो सोनिया गांधी उनको प्रेसिडेंट बनाती थी, उनको पूरी भी थी मुझे प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। आज देश का जो नुकसान हो किसी केस के अंदर भी, मालेगांव ब्लास्ट ले लो, जो समझौता एक्सप्रेस के अंदर ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे ब्लास्ट कराया मुसलमानों ने, लेकिन फंसा दिए इन्होंने हिंदू, क्योंकि हिंदू ब्लास्ट को करना चाहते थे। फिर दूसरी बात, जब 9/11 की इंसिडेंट हुई, जहां पे पाकिस्तान टेररिस्ट आए थे, एक जो पकड़ा गया उसके हाथ में कलेवा बांधा हुआ था, तो उस टाइम पे कॉन्स्पिरेसी थी कांग्रेस की तरफ से कि इसको हिंदू टेररिज्म का नाम दे दिया जाए। आपने धुरंधर पिक्चर देख ली, धुरंधर के अंदर तो कुछ चीजें दिखाई गई हैं, बहुत सी चीजें दिखाई गई हैं, बहुत सी चीजें दिखानी बाकी बच गई हैं। सर वो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कुछ यहाँ के जो, क्योंकि मैं तो मुंबई से ही हूँ, तो जब ये 26/11 का अटैक हुआ, कसाब के हाथ में और कसाब के साथ में दूसरा एक टेररिस्ट था, उसके हाथ में यहाँ पर वो कलेवा बंधा हुआ था और उसको मारने की प्लानिंग थी कि टेररिस्ट सारे जो ताकि वो मर जाए और बोल ना सके कि मैं जो है वो पाकिस्तान के दीपालपुर, जो अकारा डिस्ट्रिक्ट है, दीपालपुर तहसील से जो मैं हूँ, मेरी बहावलपुर में ट्रेनिंग हुई है, ताकि बोल ना सके। ठीक है, लेकिन ये तो भला हो उस तुकाराम ओंबले का जिसने अपनी जान पर खेलकर इसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बात जो आपने बताया कि वो किस तरह से यहाँ पर कलावा बांध के आए थे। अच्छा, एक सर ये हामिद अंसारी का अब हम जो बात कर रहे हैं, तो एक मेरा प्रश्न ये है कि 2017 से पहले, है ना जी, जब ये रिटायर हुआ,
आप अगर ये बात करते तो लोग जैसे एक लोगों के, आपको पता है हमारे हिंदुस्तानियों का दिमाग क्या होता है, तो लोगों ने कहीं कुछ सोचना था कि पता नहीं सूद साहब का इसके साथ में कोई पर्सनल ना हो या कोई ऐसी बात हो, लेकिन 2017 के बाद में इसने तो खुद ही साबित कर दिया कि ये आदमी बहुत बड़ा एंटी नेशनल आदमी है, क्योंकि इसने जो टाइम टू टाइम जो स्टेटमेंटें दी थी ना जी, एक तो उसने कहा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ठीक है जी। दूसरा, इसने फिर वो जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आया है कि इसका मिनॉरिटी कैरेक्टर जो है वो, उसमें भी इसने जो है बहुत गलत स्टेटमेंटें दी। तो सवाल एक ये था कि उस वक्त मुझे भी इस बात का आश्चर्य है कि इसको काउंटर जितना करना चाहिए था कि भाई आप ये बात कर रहे हो कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री जो ओआईसी, उसके 54 मेंबर हैं मुस्लिम कंट्रीज, तो कौन सा ऐसा देश है बता दो कि जहां पर मुसलमान सुरक्षित है, ठीक है ना। आपने आपके मजहब के नाम पर हमारी भारत माता को तो 2 टुकड़े कर ही दिए थे, उसके बाद भी आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो, तो बता दो भैया, जो फिर अफगानिस्तान में हो कि सीरिया में हो कि यमन में हो कि लीबिया में हो, ठीक है, कहाँ आप सुरक्षित हो आप बता दो, सोमालिया में हो, ठीक है, पाकिस्तान में भी चलो बता दीजिए आप सुरक्षित हो, तो हम मानेंगे कि ये भारत में सुरक्षित नहीं है। तो उसको किसी ने काउंटर नहीं किया था, लेकिन उसकी ये स्टेटमेंट से जो आपने पूरी इसकी स्टोरी बताई है ना, वो इररिफ्यूटेबली जो है वो साबित हो जाती है कि ये आदमी सदा ही, इसके दिल में देश के लिए प्रेम नहीं था इस आदमी के, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं, रिटायरमेंट के बाद में इसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया जी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। चलिए हम आज यहाँ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आपको मैं और भी ऐसा कहूंगा कि खन्ना जी ऐसा करेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। कारगिल का इशू है, कारगिल में किसने धोखा दिया, IC-814 का इशू है, क्या ये रियलिटी है, क्या इसके पीछे कोई रॉ का हाथ भी था IC-814 के पीछे, क्योंकि यहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर है। एक ये प्लान किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन उसके अंदर कुछ रॉ के लोग भी इन्वॉल्व थे, और इसी तरीके से पार्लियामेंट के अटैक, वहां पे भी कुछ ऐसी बात नहीं। फिर बहुत सी और इंसिडेंट है जहां पे हम खबरें बता सकते हैं कि रॉ के लोग काम करते हैं, क्या उनको जस्टिस मिलता है, क्या मिलना चाहिए जी। करेंगे खैर इन चीजों पे प्रोग्राम, और मुझे लगता है कि लोगों से कहें कि आप हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करिए, हम आपको और अच्छे वीडियो बना के देंगे, और इसको करिए सब्सक्राइब। आप फाइनल टच दीजिए, फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, और आप अभी इंतजार करिए कि कारगिल के ऊपर हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि जो बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा। वो कार्यक्रम अभी तक जितनी भी मीडिया में या पॉलिटिकल सर्कल्स में उसके बारे में स्टोरी आई है, किसी ने भी उस पक्ष के ऊपर अभी तक उसका उल्लेख नहीं किया। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद।